हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीमा है और हम लोग इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम लोग फेडरल सिस्टम को पढ़ेंगे। फेडरल सिस्टम के क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा समझते हैं कि ये है क्या। तो मेनली क्या होता है कि कोई भी कंट्री है उसका जो गवर्नमेंट है, तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने उस गवर्नमेंट को उनके मतलब किस टाइप का उन लोगों के बीच में रिलेशनशिप है उस बेस पे दो यूनिट्स में डिवाइड किया है, फेडरल और यूनिटरी। और ये डिवीज़न मेनली किस बेसिस पे है, तो ये है उनके बीच जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है उसके बेस पे। ठीक है, इस बेस पे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो जो फेडरल जो गवर्नमेंट होती है वो ऐसी होती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या और जो रीजनल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली उनके जो है एक डिवीज़न ऑफ पावर होता है और वो अपने अपने स्फेयर में काम करते हैं। तो कह सकते हैं कि जो डिवीज़न ऑफ पावर है इसके बीच में, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करवाता है। लेकिन जो यूनिटरी गवर्नमेंट है उसमें कुछ ऐसा डिवीज़न ऑफ पावर नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कुछ डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, वो एक सिंगल यूनिट के तौर पे काम करते हैं और मतलब कि जो भी अगर वो नेशनल गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या रीजनल गवर्नमेंट है, वो सारे जो अपनी अथॉरिटी है वो नेशनल गवर्नमेंट से ही ड्राइव करते हैं। नेशनल गवर्नमेंट जो अथॉरिटी प्रोवाइड करवाएगी वही अथॉरिटी उन लोगों को उसी अथॉरिटी से वो लोग आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फेडरल मॉडल है हमारे इंडिया में मेनली फेडरल मॉडल है और फेडरल जो गवर्नमेंट है इसको और क्या कहते हैं, तो और इसको एक फेडरल गवर्नमेंट कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, नेशनल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोला जाता है। अब इस मेनली इसमें समझने वाली बात ये है कि हम फेडरल और यूनिटरी के क्या मेन फीचर्स होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो हमें फीचर्स पे ही मेनली पूछे जाते हैं कि फेडरल का क्या फ़ीचर है और यूनिटरी का क्या फ़ीचर है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो मेनली उसमें हम कह सकते हैं कि डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। डुअल गवर्नमेंट मतलब जो एक गवर्नमेंट होगी नेशनल, ठीक है, और दूसरी होगी रीजनल। तो रीजनल को हम और क्या बोल सकते हैं, इंडिया के केस में हम सबको पता है कि उसको स्टेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो यूनिटरी सिस्टम होता है उसमें एक सिंगल नेशनल गवर्नमेंट होती है, मतलब सिंगल गवर्नमेंट होती है। और ये अगर चाहे तो फिर आगे कोई फेडरल गवर्नमेंट या उसके नीचे किसी और कोई दूसरा यूनिट को जो है वो क्रिएट कर सकती है। ठीक है, एक इसकी फीचर ये हो गई। फिर अगर आगे हम बात करें तो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है इनका जो डिवीज़न ऑफ पावर होता है वो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन रहता है, मतलब किसी टाइप का कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसलिए जो है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ही पावर का डिवीज़न बताया गया होता है। जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें अभी आज के टाइम में अराउंड 400 आर्टिकल हैं और 25 पार्ट्स हैं, प्रियम्बल है, और बहुत इलेबोरेटली सेंट्रल और स्टेट के फंक्शंस को डिस्क्राइब किया गया है इसमें। ठीक है, लेकिन जहाँ तक यूनिटरी की बात है तो इनका जो होता है इसमें जो होता है एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, इसी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन से ही चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट है चाहे वो रीजनल गवर्नमेंट है, वो अपना अथॉरिटी इन्हीं से ही विड्रॉ करते हैं और इसी एक सिंगल फ्रेम में ये लोग काम करते हैं। ठीक है, अब अगर अगली हम फीचर को देखें तो इंडिया के केस में अगर हम एग्जांपल लेके देखते हैं डिवीज़न ऑफ पावर का, तो डिवीज़न ऑफ पावर हमें पता है कहाँ दिया गया है, 7th शेड्यूल में दिया गया है।
और 7th शेड्यूल किस चीज़ की बात करता है? 3 लिस्टें हैं उसमें, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और इन्हीं लिस्ट के बेस पे किसको कौन सा सब्जेक्ट किसको दिया गया है वो इसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। और जो भी बची हुई चीज़ें हैं, जैसे जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट हैं, वो मेनली सेंटर को दिए गए हैं, मतलब कि पार्लियामेंट को दिए गए हैं। लेकिन जो यूनिटरी फॉर्म होती है उसमें इस टाइप का कोई डिवीज़न ऑफ पावर नहीं होता है, ठीक है। सारी जो पावर होती है वो नेशनल जो गवर्नमेंट होती है या सेंटर होता है उसी में वेस्टेड होती है। तो कह सकते हैं हम कि सेंटर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम अगली फीचर की बात करें तो इसमें मेनली जैसे इंडिया के केस में है तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी की बात होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। लेकिन जैसे यूनिटरी जो गवर्नमेंट होती है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल है में ये सुप्रीम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस केस में मे और मे नॉट बी सुप्रीम, ठीक है। अगर आगे हम अगर फीचर की बात करें जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ही, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है फेडरल के केस में। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि जैसे इसमें जो है अमेंडमेंट अगर करना है, कोई चेंज करना है तो एक प्रोसीजर से होगा, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अकेले नहीं कर सकती है, उसमें स्टेट्स का भी कंसेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो ऐसी रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे फेडरल सिस्टम में देखने को मिलती है। इंडिया के केस में भी हमें पता है आर्टिकल जो 368 है उसमें जो कैसे अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया गया है। लेकिन जहाँ तक यूनिटरी गवर्नमेंट है तो उसमें ऐसा नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। रिजिड में भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। इसके अलावा और भी फीचर्स होते हैं जैसे कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। जबकि यूनिटरी के केस में ये इंडिपेंडेंट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो मे और मे नॉट भी, अच्छा कुछ फिक्स नहीं है। जैसे यूनिटरी के केस में फेडरल के केस में क्या है कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, लोकसभा और राज्यसभा जैसे हमारे यहाँ पे है इंडिया में। लेकिन यूनिटरी के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी एक फीचर होती है जो तो ये सब कुछ फीचर्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए फेडरल और यूनिटरी जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उनके बारे में। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस को करते हैं तो और थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा हमें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है बाइफर्केशन विच ऑफ द फॉलोइंग फेडरल प्रिंसिपल आर नॉट फाउंड इन इंडियन फेडरेशन। नॉट फाउंड पूछ रहा है और इंडियन फेडरेशन की बात हुई है तो ये एक बात आप लोग याद रखेंगे कि जो फेडरल वर्ड है, फेडरल वर्ड वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसका, क्योंकि हमसे नोट पूछ रहा है तो नोट वाले फीचर हमें देखने पड़ेंगे। तो बाइफर्केशन ऑफ द जुडिशरी बिटवीन द फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अभी हमने पढ़ा है कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होती है फेडरल के सिस्टम में, फेडरल सिस्टम में वो कुछ ऐसे बाइफर्केट नहीं होती है सेंटर या स्टेट में। तो ये तो हमारे फेडरल जो गवर्नमेंट है उसका फीचर नहीं है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। ऐसा भी नहीं है, जैसे कि अपर लेजिस्लेचर की जो बात कर रहे हैं, अपर हाउस की जो बात कर रहे हैं
मतलब कि राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो भी रिप्रेजेंटेशन होती है वो पॉपुलेशन के बेस पे होती है, ना कि इक्वालिटी के बेस पे। तो ये भी एक फेडरल फीचर नहीं है। ठीक है। थर्ड क्या है, द यूनियन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी स्टेट सिसीडिंग फ्रॉम द यूनियन एट इट्स विल। तो ये फीचर है क्योंकि हमें पता है कि जैसे इंडिया के केस अगर हम लेते हैं तो कोई भी स्टेट जो है सेंटर से अपनी मर्जी से सेपरेट नहीं हो सकता है। उसके लिए अगर कुछ चेंजेस भी करने होते हैं तो पार्लियामेंट में ही इनिशिएट होते हैं, ना कि स्टेट के पास ऐसा कोई पावर दिया गया है कि वो अपनी मर्जी से जो है सेंटर से अलग हो जाए। ठीक है, क्योंकि इंडिया को बोला ही गया है इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट और नो स्टेट कैन सिसीड। ठीक है, तो ये हमारा फीचर है फेडरल सिस्टम का। फिर क्या है, फेडरल गवर्नमेंट कैन रीड्रॉ द मैप ऑफ द इंडियन यूनियन बाय फॉर्मिंग न्यू स्टेट। तो ये भी फेडरल फीचर है। फेडरल गवर्नमेंट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और आर्टिकल 3 के अंडर दिया ही गया है कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट को पावर दी गई है आर्टिकल 3 में कि वो स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकती है, उनके नाम चेंज कर सकती है, अगर कुछ और चेंजेस उसमें लाने हैं, बाउंड्रीज़ में चेंजेस लाने हैं तो वो अल्टर कर सकती है। तो आर्टिकल 3 में ये सब चीज़ मेंशन है। तो ये भी एक फेडरल फीचर है। तो हमसे नहीं पूछा गया था, तो नहीं इसमें कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन 1 और 2 नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 एंड 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ फेडरल इन कैरेक्टर बिकॉज। अब हमें बताना है कि क्यों फेडरल है। ठीक है, तो क्यों है देखते हैं इसके ऑप्शन। द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। हाँ, ये सही है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसे ही होता है, लेकिन ये कोई फेडरल करेक्टर नहीं शो करता है। ठीक है, तो ये एक फेडरल फीचर इसका नहीं है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है तो वो काइंड ऑफ एक यूनिटरी फीचर है। ठीक है, एक यूनिटरी फीचर होता है, ये फेडरल फीचर नहीं है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। ये एक फेडरल फीचर है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो 7th शेड्यूल है उसमें सेंटर और स्टेट के जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके लिए 3 लिस्टें दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएगा या कौन देखेगा वो सब कुछ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। तो ये डिवीज़न ऑफ पावर है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है यूनियन और स्टेट के बीच में, जो 7th शेड्यूल में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेडरल फीचर है। ठीक है, द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड ओनली बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन सम केसेस अमेंडमेंट रिक्वायर्स रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। ये भी एक फेडरल फीचर है, लेकिन यहाँ पे हमसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल क्यों है ये पूछा गया है। तो मेनली हम इसका रीज़न यही है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है स्पेसिफिकली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है। असर्शन है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रैदर देन फेडरल स्टेट। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे फेडरल वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है आर्टिकल 1 में। नेक्स्ट है, रीज़न क्या है, इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द यूनिट्स एंड द कंपोनेंट यूनिट्स हैव नो फ्रीडम टू सिसीड फ्रॉम इट। बिल्कुल सही रीज़न है, क्योंकि कोई एग्रीमेंट से नहीं स्टेट जुड़े हुए हैं सेंटर से, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनली जुड़े हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली उनको बाकायदा पावर्स प्रोवाइड करवाई गई हैं। ठीक है,
तो ये बिल्कुल सही रीज़न है इसका कि इंडिया जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट है रेदर देन एक फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल फिगर्स इन द प्रियम्बल। अच्छा, हमें बताना है कि जो फेडरल वर्ड है वो कहाँ मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैंने आपको पहले ही बताया अभी कि ये कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। फिगर्स इन द प्रियम्बल नहीं, फिगर्स इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, फिगर्स इन आर्टिकल 368 नहीं, डज नॉट फिगर एनीवेयर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन कैन पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। हमें बताना है कि कब जो है पार्लियामेंट जो है स्टेट की लिस्ट में स्टेट लिस्ट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उन पे लॉ बना सकती है, ठीक है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। इफ़ द पार्लियामेंट पासिस ए रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट जो है ऐसा रेजोल्यूशन नहीं पास करेगी, ठीक है। इफ़ द सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स नेसेसरी अथॉरिटी टू द पार्लियामेंट। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो उसमें कुछ लेना देना ही नहीं होता है, ठीक है। सी क्या है? इफ़ द राज्यसभा पासिस ए रेजोल्यूशन by 2/3 majority declaring that the subject in the state list under consideration is of national importance। तो ये बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा को ये पावर दिया गया है, ठीक है, कि राज्यसभा जो है वो ऐसा अगर रेजोल्यूशन पास करती है, और ये पावर दिया गया है आर्टिकल 249 में, कि अगर राज्यसभा ये डिक्लेयर करती है कि स्टेट का कोई सब्जेक्ट है जिस पे जो है वो नेशनल इम्पोर्टेंस का है और उस पे पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, तभी जो है पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेट करती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि जो मेजॉरिटी होनी चाहिए वो 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो ये इसका सही आंसर होगा। बाकी अगला भी देखते हैं। इफ़ द प्रेसिडेंट इशूज़ एन ऑर्डिनेंस ट्रांसफरिंग द सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द यूनियन और द कॉन्करेंट लिस्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कोटेशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेज इंडीड ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज एट द मोस्ट क्वाजी फेडरल ए यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर रेदर देन फेडरल स्टेट विद यूनिटरी फीचर इज़ एट्रीब्यूटेड टू। तो हमें बताना है कि ये जो कोटेशन है ये किसने बोला है। तो इस टाइप के कोटेशंस याद रखने हैं, क्योंकि बीपीएससी में या किसी भी एग्ज़ाम में इस टाइप के कोटेशन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो मेनली बोला है किसने? केसी वेयर ने। क्वासी फेडरल की जहाँ बात आएगी ना, ये याद रखिए कीवर्ड है कि क्वासी फेडरल जहाँ होगा तो वो केसी वेयर ने बोला है, ठीक है। तो यही इनका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज टर्म फेडरेशन इम्प्लाई। इसका मतलब मीनिंग, सिंपल मीनिंग पूछ रहे हैं कि इसका जो है फेडरेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो फ्यूज़न ऑफ पावर, नहीं, फ्यूज़न की बात नहीं होती है। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन की भी बात नहीं होती है। बात होती है डिवीज़न ऑफ पावर की, ठीक है। सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न ऑफ पावर। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, डिवीज़न ऑफ पावर। डिवोल्यूशन ऑफ पावर, तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर भी नहीं होती है। डिवोल्यूशन हो सकती है इन केस ऑफ यूनिटरी फीचर में, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन असर्शन रीज़न का है। क्या इसमें बोल रहा है? इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट ए फेडरल स्टेट। बिल्कुल सही बात है। इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, ठीक है। आर्टिकल 1 में ही मेंशन है, ठीक है।
तो और रीज़न क्या दे रहा है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सेंटर इज़ गिवन द इमरजेंसी पावर विच कैन कन्वर्ट द फेडरल स्टेट इनटू ए यूनिटरी स्टेट। ये भी एकदम सही बात है, क्योंकि जैसे अगर कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो जो भी स्टेट के जो सब्जेक्ट हैं उन पे उन सेंटर को वो पावर मिल जाती है कि वो उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है। तो ये एकदम सही बात है, ठीक है। तो इसका जो सही रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म सूटेड फॉर द कंट्रीज लाइक इंडिया इज़। क्या है, सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या कन्फ्लिक्टिंग फेडरलिज्म। तो हमारे जो इंडिया है वहाँ मेनली जो प्रोमिनेंट है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि जो भी सेंटर और स्टेट है वो दोनों एक साथ काम करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है वो एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए जो कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव जो अप्रोच है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रेजिडुअरी पावर आर वेस्टेड इन। जो रेजिडुअर पावर है वो किसको दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो रेजिडुअरी पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 248 है। एक तो ये बात याद रखेंगे कि कौन से आर्टिकल में रेजिडुअरी पावर का बताया गया है, तो वो है आर्टिकल 248। और इसमें क्या है, रेजिडुअरी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर लॉ बनाना है तो उसकी एक्सक्लूसिव पावर जो है वो पार्लियामेंट को दी गई है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो भी आंसर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ पार्लियामेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। इसमें हमसे सिंपली पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कैसा है, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। यही बात है, ठीक है, यही सही है इसका, क्योंकि यूनिटरी तो है नहीं। यूनिटरी इन फॉर्म एंड फेडरल इन स्पिरिट ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यूनिटरी इंडिया का सिस्टम नहीं है, प्योरली फेडरल भी नहीं है। तो यही है फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि हम जानते ही हैं कि मतलब इंडियन सिस्टम को क्वाजी फेडरल भी बोला जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया किसने बोला है क्वाजी फेडरल, तो केसी वेयर ने बोला है, ठीक है। और क्यों इसको ऐसा बोला गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न ऑफ पावर है, ठीक है। जो सेंटर और स्टेट के जो सब्जेक्ट हैं वो 7th शेड्यूल के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं कि कौन जो है एम्पावर्ड है कौन सा लॉ बनाने के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, इंडियन फेडरेशन क्लोजली रिजेंबल। तो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से रिजेंबल करता है, ये पूछा जा रहा है। तो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो रिजेंबल करता है कनाडा के फेडरल सिस्टम से, ठीक है, क्योंकि दोनों का ही जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग सेंटर है। एक लूज कॉन्फेडरेशन नहीं है जैसा कि यूएसए का है, बल्कि ये एक स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला फेडरल फीचर है, फेडरल सिस्टम है इंडिया का और कनाडा का, ठीक है। तो याद रखना है कि इंडियन फेडरेशन जो है कनाडा के सिस्टम को रिजेंबल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है। असर्शन में केसी वेरे का स्टेटमेंट है, केसी वेरे कॉल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सही बात है। उन्होंने ऐसा ही बोला है कि इंडिया का जो सिस्टम है क्वाजी फेडरल है, ठीक है। और इसका रीज़न इन्होंने क्या दिया है कि देयर आर 3 लिस्ट यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट
in the 7th schedule of the Constitution of India, dividing powers between the center and the state and giving residuary power to the central government. सही बात है, ये ऐसा 7th शेड्यूल में दिया है, गया है डिवीज़न ऑफ पावर का। मैंने आपको पहले भी बताया है 7th शेड्यूल में जो है 3 लिस्ट दिया गया है जो डिवीज़न ऑफ पावर को बताता है। ठीक है, तो ये डिवीज़न ऑफ पावर सेंटर स्टेट के बीच में है, इसी वजह से इसको क्वाजी फेडरल बोला गया है। तो एकदम सही बात है। तो ये जो रीज़न है असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट प्रोवाइडेड इन द, मैंने आपको अभी बताया कि जो आर्टिकल 249 है उसमें राज्यसभा को एम्पावर किया गया है कि अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है कि ये एक ऐसी ज़रूरत आ गई है कि नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी ज़रूरत है कि जो पार्लियामेंट है उसको स्टेट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाना पड़ेगा, तो उस केस में जो है पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है कि वो स्टेट लिस्ट के मैटर पे लॉ बना सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है, मतलब क्या इसका रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट है नेशनल इंटरेस्ट में। ठीक है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऐसा भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी ऐसा भी नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट में मतलब लगता है कि अब हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को इसकी ज़रूरत है कि कोई ऐसा लॉ आना चाहिए, लेकिन वो सब्जेक्ट अगर स्टेट के पास है तो राज्यसभा अगर रेजोल्यूशन पास कर दे 2/3 मेजॉरिटी से, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से, ठीक है, तब वो पार्लियामेंट जो है उस पर लॉ बना सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैच करने का क्वेश्चन है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसमें है डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया गया है और उनका फी हमें मैच करना है। तो कैबिनेट गवर्नमेंट का मेन फीचर क्या होता है, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करते हैं, क्योंकि कैबिनेट हम आगे पढ़ेंगे। वैसे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, मतलब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की जो बात होती है, तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होता है और उसमें डिवीज़न ऑफ पावर, स्ट्रिक्ट डिवीज़न ऑफ पावर होता है, मतलब ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात होती है इसमें। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर प्रेसिडेंशियल फॉर्म का एक फीचर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का फीचर है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट का फीचर क्या है, अभी हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो वर्क करती है डिवीज़न ऑफ पावर के उस पे। ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ पावर फीचर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, अब यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में होता है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर पे बेस्ड होता है मेनली, और जो सुप्रीम पावर होती है, सुप्रीम पावर किसके पास होती है, तो वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट का मेन फीचर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। तो इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, 2, 1, 4 एंड 3। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द फीचर ऑफ ए फेडरल स्टेट। फेडरल गवर्नमेंट का ही फीचर पूछ रहा है। ठीक है,
क्या पूछ रहे, क्या वो है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द पावर्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट जो भी हैं गवर्नमेंट इज़ क्लियरली लेट डाउन। बहुत सही बात है, क्योंकि एक रिटन डिवीज़न ऑफ पावर होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है, तो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली रिटन। ठीक है, तो ये एक सही है फेडरल फीचर। इट हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, ऐसा नहीं होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो ये इसका फीचर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स 3 लिस्ट दैट डिवाइड पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स 3 लिस्ट दैट आर डिवाइड पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो अभी अभी हमने पढ़ा है, कई बार मैंने आपको रिवाइज भी कराया है कि 7th शेड्यूल में है दिया हुआ कि जो सब्जेक्ट्स हैं और जिनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा लिस्ट है, सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट। ये तीनों लिस्ट के बारे में हमें 7th शेड्यूल में दिया गया है, जो बताता है कि जो मेनली जिसमें जो भी सेंटर और स्टेट के जो पावर है, जो उनका फंक्शन है, वो उनका एलोकेशन के बारे में बताया गया है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है। तो क्या होता है कि जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ठीक है, और जो स्टेट लिस्ट है उस स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ठीक है, और जो कॉन्करेंट सब्जेक्ट होंगे उसमें दोनों के पास पावर होती है, सेंटर एज वेल एज स्टेट, दोनों को पावर दी गई होती है कि वो इस पे अपना लॉ बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेटिव पावर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा सही से मैच नहीं है, ये पूछा गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूनियन लिस्ट, ये सही बात है। जो भी यूनियन लिस्ट है उसमें जितने सब्जेक्ट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉ बनाती है। लोकल गवर्नमेंट रेजिडुअरी पावर, ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है लोकल गवर्नमेंट को कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिए गए हैं लॉ बनाने के लिए, यही हमारा इनकरेक्ट होगा। और रेजिडुअरी पावर्स जो हैं वो किसके पास हैं, मैंने आपको भी बताया था, आर्टिकल 248 के अंडर रेजिडुअरी पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। मतलब कि जो भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जो भी सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ना तो सेंटर को दिए गए हैं ना स्टेट को दिए गए हैं, ऐसे जो भी सब्जेक्ट हैं उन पे लॉ बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, यानी सेंटर के पास है। ठीक है, अगला भी देख लेते हैं हम लोग। स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट लिस्ट है, सही बात है। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्करेंट लिस्ट है, ये भी सही बात है। तो बाकी सभी ऑप्शन सही हैं, सिर्फ ऑप्शन 20 जो है वो करेक्ट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेस्ड द व्यू दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन एज मच एज इट एस्टेब्लिशेज व्हाट मे बी कॉल्ड एज ए डुअल पॉलिटी। तो हमें पूछा गया है ये वाला स्टेटमेंट किसने बोला था या किसका व्यू है। तो ये किस स्टेटमेंट बोली थी, B.R. अम्बेडकर जी ने। ठीक है, और ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं इंपॉर्टेंट, वो कई बार BPSC के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो आप लोग इसको याद रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो पढ़ते रहिए और रिवाइज़ करते रहिए और अच्छे से इसको बनाते रहिए क्वेश्चन हमारे साथ। ठीक है, और जुड़े रहिए श्योर सक्सेस वाला के साथ और शेयर करते रहिए। थैंक यू।